नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका भारत इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बीच में अंतर। चलिए देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बीच में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है, पहली तरफ लिखा है अकार्बनिक, यानी कि यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक और यहाँ लिखा है अकार्बनिक यौगिक। ठीक, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है ना। पहली बात यह है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इन सब के अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, सब यानी कि जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं सारे के सारे कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व पाया ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों के अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट HCO3 पे 1- इसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक, और इसे बोलते हैं कार्बोनेट। इसके अलावा या तथा CO2 को छोड़कर बाकी सारे यौगिकों के अंदर है ना कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, या जैसे कि इसके देख लीजिए एग्जांपल्स में है ना, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर है HCO3 यानी कि HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार के यौगिकों के अंदर कार्बन तो होता है, पर यहाँ पर अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक, यानी कि या तो यहाँ पर कभी अकेले हाइड्रोजन मिलेगा या अकेले जो है कार्बन मिलेगा, लेकिन अकार्बनिक यौगिक के अंदर दोनों के दोनों साथ में कभी भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये साथ में किसी एक ही यौगिक के अंदर नहीं पाए जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इनकी जो संख्या है, कार्बनिक यौगिक की जो संख्या होती है ये अभी तक लगभग 15 लाख तक खोजी जा चुकी है, लगभग। ठीक है ना, लेकिन यहीं पर अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 75,000 तक खोजी जा चुकी है। ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सब विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये इनके अंदर से धारा यानी कि करंट प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, और जितने अकार्बनिक यौगिक होते हैं ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं। बात समझ में आई? चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। इनमें बंध किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जो है यानी कि कार्बनिक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और यह जो है आयनीकृत नहीं होते हैं। मतलब कि ये आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। जैसे कि NaCl जो होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक है। जैसे ये सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन में विभक्त हो गया है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर कार्बनिक यौगिक विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए इसमें देखते हैं चौथा पॉइंट। अकार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं इनके अंदर
आयनिक बंध पाए जाते हैं। जिसकी वजह से ये सभी अपने आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सब के सब जो है ना, कार्बनिक विलायक के अंदर विलेय होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन, जिसका फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है, एल्कोहल C2H5OH इत्यादि, इनके अंदर कार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अकार्बनिक यौगिक के अंदर कि जितने भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं सब के सब जल में विलेय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायक के अंदर अविलेय होते हैं। जैसे CO2, NaCl, CaO। यहाँ पर CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl का मतलब है नमक, साधारण नमक, और CO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी जल में विलेय होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इनकी संरचना। इनकी जो संरचना होती है कार्बनिक यौगिकों की, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होती है। क्या होती है भैया? जटिल होती है। यानी कि इनके अंदर अणु जो होते हैं है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, लेकिन अकार्बनिक यौगिक की जो संरचना होती है वो काफ़ी सरल होती है और इनके अंदर अणु जो होते हैं वो इसकी तुलना में कम होते हैं। ठीक, बात समझ में आई? अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि निम्न होता है। ठीक है ना, बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन अगर अकार्बनिक यौगिकों की बात करें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। ठीक है, किसकी तुलना में? जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी तुलना में इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, समावयवता। समावयवता का मतलब होता है कि वे कार्बनिक यौगिक या वे यौगिक, ठीक है, समावयवता का मतलब होता है कि वे यौगिक जिनका दो या दो से अधिक जो है चित्र बन सके, यानी कि उनकी संरचना बनाई जा सके। ठीक है, उन्हें हम समावयवता कहते हैं। जैसे कि कार्बनिक यौगिक के अंदर समावयवता बनाने की या प्रदर्शित करने की, है ना, प्रकृति पाई जाती है।
जैसे कि एग्जाम्पल में C3H6O, यह एक अणुसूत्र है जिसकी दो संरचनाएं होती हैं। एक होती है C2H5OH तथा दूसरी होती है CH3OCH3। इसमें जो पहली वाली संरचना यानी कि ये वाली है, ये है एथाइल अल्कोहल, और CH3OCH3 ये क्या है, डाई मेथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के अंदर समावयवता होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम अकार्बनिक यौगिकों की बात करें तो इनके अंदर समावयवता नहीं होती है। ठीक, या ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब इनके स्रोत की बात करते हैं हम लोग कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके स्रोत क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर है ना, जहाँ पर भी लिविंग यानी कि जितने भी सजीव चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे या वनस्पति है ना, इसके अलावा मनुष्य, जीव जंतु, जितने भी चीज़ें हैं सब जो है इस कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक, ये सभी कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। ठीक है, इनसे प्राप्त होने वाली चीज़ें भी क्या होती हैं, कार्बनिक यौगिक होती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो इनके स्रोत क्या क्या हैं, जैसे कि जितने भी खदानें होती हैं ना, चाहे सोने की हो या फिर कोयले की हो, ठीक है ना, तो वहाँ से जो भी मतलब जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं सब क्या होती हैं, अकार्बनिक होती हैं। ठीक, या फिर पानी वगैरह हो गया, ठीक है ना, या जितने भी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं है ना, लेकिन निर्जीव होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, अकार्बनिक हो सकती हैं। ठीक, बात समझ में आई। लगभग सभी निर्जीव चीज़ें है ना, इसके अलावा जितनी खान होती है सब, ठीक है ना, वहाँ से प्राप्त होने वाली चीज़ें सब निर्जीव होती हैं। ठीक, और वो जो है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे कि अयस्क वगैरह हो गए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी धातु के हों, है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।